एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और हम फिर से आ चुके हैं साथ में। जी हाँ, मैं शुभा कौशिक वेलकम करती हूँ आप सबका मैग्नेट ब्रेन्स की अमेजिंग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस क्लास के अंदर। जी, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस कोड जिसका 083 है, चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ही धड़ाधड़ स्पीड से चल रहा है, ट्रेन की तरह सफर कर रहा है, बाइसिकल की तरह नहीं, क्योंकि ये चैप्टर अल्टीमेट आपके क्लास 9 और क्लास 10 के सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां पर क्लियर करने वाला है। तो भाई देख लीजिए, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस कोड 083 कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। और कंप्यूटर सिस्टम के इस चैप्टर के अंदर आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैम, इससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने 2 पार्ट्स में आप सबके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ये टॉपिक आपको क्लास 11 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम में नहीं मिलेगा। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस हो या फिर क्लास 11 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो, दोनों का ही चैप्टर नंबर 1 सेम ही तो है, कंप्यूटर सिस्टम। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है आपकी, चाहे क्लास 11 आईपी हो या क्लास 11 सीएस हो, दोनों में ही चैप्टर नंबर 1 सेम है। लेकिन क्लास 11 सीएस में जो चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम है ना, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लास 11 आईपी में नहीं मिलेंगे। और ऐसा ही एक टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग टूल्स हमारा एक टॉपिक था, माइक्रो प्रोसेसर्स, वाओ व्हाट अ टॉपिक, ये हमारा एक टॉपिक था। और अल्टीमेटली अब हम आ चुके हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई, इससे पहले जो भी 2 हमारे लेक्चर्स थे, उन दोनों लेक्चर्स में हमने ये जाना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कितना जरूरी होता है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। मतलब अगर मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर को रख लूं ना, एक डेस्कटॉप को रख लूं, एक लैपटॉप को रख लूं या एक स्मार्टफोन को रख लूं, किसी भी पर्टिकुलर हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस को अगर मैं रख लूं, वो एक खाली डिब्बा है। जी, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने लायक बनाएगा, मतलब ऑपरेशनल एंड फंक्शनल बनाएगा, तो कहते हैं ना कि कंप्यूटर हार्डवेयर अपने आप में एक डिब्बा होता है अगर उसमें एक ऐसी चीज ना हो जो उसको काम करने लायक बना सके। और वो चीज जो एक कंप्यूटर हार्डवेयर को फंक्शनल और ऑपरेशनल बनाती है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कहलाती है। नाम ही बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो किसी अदर चीज को ऑपरेशनल बना दे। तो कौन वो अदर चीज कौन सी है? हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर आपने वो दोनों ही पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, मैं बिल्कुल यहां पे आपको डिस्क्लेमर दे रही हूं, इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, सच में इस वीडियो को अभी यहां पे पॉज कीजिए और वापस जाइए मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे। क्योंकि भाई, अगर उसको नहीं देखा, अगर ये नहीं समझा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस क्या है और कितने कितने टाइप के यूजर इंटरफेसेस हैं, तो ये सेशन आपके दिमाग से जंप करने वाला है, आपके ब्रेन से ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगा, क्योंकि अब यहां पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़ें, उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारे फंक्शंस आपको समझ नहीं आएंगे। बिल्कुल बोल रही हूं, वीडियो की स्टार्टिंग है, अभी इस वीडियो को यहां पे पॉज कर डालो, वापस जाइए मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों पार्ट्स को विजिट कीजिए, उसके बाद वापस यहीं आना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भी येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट इज द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इससे एसोसिएटेड 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम्स में, एज वेल एज फर्स्ट टर्म में भी आया होगा, नहीं तो आपके मिड टर्म में भी आएगा, बिल्कुल फंसता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो भाई, इसी चीज के साथ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरुआत कर लें क्या? लेकिन शुरू करने से पहले इतना मैं आपको बताती चलूं कि magnetbrains.com आपके लिए लेकर आया है बहुत सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। अभी हमारी magnetbrains.com पे चल रहा है बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स, फ्लैट 15% डिस्काउंट और भी अदर एक्साइटिंग डिस्काउंट्स आपको ई नोट्स को ग्रैब करने पे मिल जाएंगे। www.magnetbrains.com को विजिट कीजिए और इन सारे के सारे ऑफर्स का लाभ उठाइए। इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर डाला तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में कैसे करोगे झिंगा लाला, ये बात जानते हो ना। तो भाई, क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे ई बुक्स आपको
यहाँ मिलेंगे। अगर आप उन पर्टिकुलर ई बुक्स को इंटरेस्ट हैं आप उस पर्टिकुलर ई बुक्स में, अगर आप उन ई बुक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, उसको प्रेस कीजिए, वहां पे आपको लिंक्स दिए होंगे, उन लिंक्स को प्रेस करने के बाद आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं मैंग एंड ब्रेन्स के वेब पेज पर। और इतना ही नहीं, ई नोट्स पे बम्पर ऑफर चल रहा है, उन ई नोट्स का लाभ उठाइए क्योंकि भाई एग्जामिनेशन नियर है, ऐसे डोरबेल बजा रहा है आपके डोर्स पे, और भाई वो दिन दूर नहीं जब आपकी मैम बोलेंगी बेटा ये एडमिट कार्ड है, एग्जाम देने जरूर आना। चलिए भाई, तो भाई इस वक्त सबसे अच्छा मौका है ई नोट्स को ग्रैब करने का। ई नोट्स को बिल्कुल ग्रैब करते जाइए, जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको नोट फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। तो भाई विदाउट एनी फर्दर अडू शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो हमने जान लिया, और अगर आपने नहीं जाना है तो मैंने आपको बोल दिया है कि वापस पहले उसको पढ़ के आओ, उसके बाद फिर इस पे आओ। अगर आपने नहीं पढ़ा है और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप उन सेशंस को बाद में भी विजिट कर सकते हैं। आप इस सेशन पे अभी रहिए, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़िए ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए आइए, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम सब जानते हैं कि अगर ये एक यूजर है, अगर ये एक यूजर है और ये है मेरा एक कंप्यूटर हार्डवेयर, ये एक यूजर है, ये एक यूजर है और ये एक मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है मैम, बात समझ ली हमने। ये यूजर है और ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। ओके, या समझ लीजिए ये मैं हूं या आप में से कोई भी है, तो मेरे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरैक्शन प्रोवाइड कराता है, जो एक्सेसमेंट प्रोवाइड कराता है, या सिंपल शब्दों में कहूं कि हम सब जानते हैं कि बीइंग अ नॉर्मल यूजर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। मैं एक यूजर हूं और मैं इससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती। यस, अब आप कहोगे कि मैम कंप्यूटर हार्डवेयर को डिजाइन करने वाले भी हम ही लोग हैं, हम ही ने कंप्यूटर की इन्वेंशन किया है, हम ही ने कंप्यूटर में अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हैं, अलग अलग चीज़ें इन्वेंट की है। कोई बाहर से तो आ नहीं गया था, कंप्यूटर अपने आप तो आ नहीं गया था धरती पर, हम ही ने बनाया है कंप्यूटर। तो जब हम ही ने कंप्यूटर बनाया है तो हम क्यों नहीं इस कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है? ये चीज़ पॉसिबल आखिर है क्यों नहीं? मुझे इतना बताओ, क्या आप जानते हैं इसका जवाब? अभी तक हम बार बार पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कोई भी यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। पर क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि ऐसा क्यों है? जब हम ही ने कंप्यूटर के इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बनाया है तो हम ही इसको डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, क्यों हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ी है टू एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन मी एंड माय ओन क्रिएटेड कंप्यूटर हार्डवेयर? अगर ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आता है, आप सबको अगर ये पॉइंट करता है, पिंच करता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैम ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है। हम सबको इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन को हमको धुनना है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि जब मैंने ही कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है, मतलब मैंने तो नहीं, बहुत दिग्गज लोग थे जो कंप्यूटर जैसी चीज का इन्वेंशन करके गए हैं, जब ह्यूमन बीइंग ने ही इन्वेंशन किया है कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो वही उससे क्यों डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा है? इसका आंसर, क्यों उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्यों इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस की जरूरत है? इसका आंसर अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं तभी दूंगी जब मेजॉरिटी ऑफ यू इस चीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे कि मैम ऐसा क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये बात हम सब जानते हैं कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर हो या कंप्यूटर हार्डवेयर हो, इन दोनों के बीच में एक मीडियम की तरह जो एक्ट करता है, एक मीडियम की तरह जो एक्ट करता है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात तो हम सबको पता है, ये बात तो मैम हम सबको पता है। दोनों सेशन से हम यही तो सुनते आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2, दोनों ही सेशंस में हमने यही तो सुना है। आप इसमें क्या नया बताने वाले हो? तो भाई मैं ये बताने वाली हूं कि एक यूजर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो एक मीडियम की तरह, जो एक दीवार की तरह, जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक सिंगल पैसेज की तरह काम करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम पढ़ चुके, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने क्या पढ़ा था, इसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था भाई, क्या देखा था भाई लोग? हमने देखा था कि यूजर को कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर देना है, यूजर की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आता है वो सबसे पहले ओएस तक जाता है।
क्योंकि ये इनके बीच में है। अब भाई कोई अगर अपने बीच में खड़ा हो जाए, जैसे मैं हूं और आप हैं, आप सब मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे पढ़ पा रहे हैं, मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है आप YouTube पे कमेंट कर देते हो। तो भाई एक बात बताइए, आप मुझसे किसके माध्यम से जुड़े हुए हो, या मैं आपसे किसके माध्यम से जुड़ना चाह रही हूँ? YouTube। तो आपके और मेरे बीच में जो मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है वो है YouTube। मतलब कि अगर मुझे आप तक अपनी कोई बात पहुंचानी है तो मुझे YouTube तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी पहले, और वही YouTube, जैसे अगर ये मैं हूं, ये आप है, कंसिडर कर लो ये अभी कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, ये आप है, और ये YouTube है, ठीक है। तो मैं अभी प्रेजेंटली यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज I1, वो पहुंच रहा है YouTube तक, और वो YouTube ही है जो आप तक इस इंस्ट्रक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? अब भाई मेरा इंस्ट्रक्शन अगर YouTube तक जाएगा, मैं डायरेक्टली तो आपके घर पे आकर आपसे बात नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली आपके घर पे आकर या किसी इंस्टीट्यूट में जाके या आपसे फिजिकली मैं यहाँ पे, आप मुझे ना देख पा रहे हो, आप बस मुझे सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो, लेकिन मैं हर घर जाके हर बच्चे से फिजिकली इस लेक्चर को डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। दैट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग माई लेक्चर टू द यूट्यूब, एंड यूट्यूब ऑन द अदर हैंड इज गिविंग दीज लेक्चर्स टू यू। मतलब I1 अगर ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, मैंने इसको यूट्यूब को दिया, तो ये यूट्यूब की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आप तक इस इंस्ट्रक्शन को पहुंचाए, है कि नहीं? तो भाई इसी तरीके से जैसे मेरे और आपके बीच में YouTube एक माध्यम की तरह काम करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है, वैसे ही एक यूजर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मीडियम, एक इंटरफेस और एक इंटरैक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है। यूजर को जो भी काम होगा वो पहले OS से बोलेगा और OS उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, और ये चीज सिर्फ एक ही डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। जैसे कि मैं एक यूजर हूं और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकती, तो सेम केस गोज फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर टू। अगर मैं मेरी बनाई हुई चीज से बात नहीं कर सकती तो वो भी मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। कंप्यूटर हार्डवेयर को भी अगर मुझसे बात करनी है, मतलब मेरे द्वारा दिया हुआ जो इंस्ट्रक्शन है वो OS तक जाके OS उसे कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचाएगा, तो अब वो कंप्यूटर हार्डवेयर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मुझसे अगर बात करना चाहता है, मतलब मेरे इस इंस्ट्रक्शन पे जो वो आउटपुट देगा। भाई एक बात तो हम सब जानते हैं कि हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है, और कंप्यूटर के द्वारा जो हमें मिलता है वो आउटपुट होता है। ये बात आप समझ चुके हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से जो भी जाएगा वो एक इंस्ट्रक्शन है, वो एक इनपुट है, और उसके ऊपर कंप्यूटर मुझ तक जो चीज लेकर आता है वो उसका आउटपुट होता है। तो मैंने अगर I1 दिया तो कंप्यूटर देगा O1, और ये O1 भी वो अब OS को देगा। वो कहेगा मैं गुस्सा हो गया, गुस्सा है, यूजर ने मुझसे डायरेक्टली बात नहीं की, अच्छा OS से बात की है, अच्छा ठीक है, तो भाई OS तुम अब तुम्हारे थ्रू उसने भिजवाया है तो मैं भी आउटपुट तुम्हें ही दूंगा। अब वो OS की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वही आउटपुट आप तक पहुंचाए। मतलब कि यहाँ पे OS कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह उभर के आ रहा है, जो दोनों ही तरफ वर्क कर रहा है। वो यूजर की भी सुन रहा है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर की भी सुन रहा है। तो मैम ये सारी बातें तो हम बिल्कुल फर्स्ट जो हमारी क्लास शुरू हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो हम जान चुके थे। आप ये बात यहाँ पे क्यों बता रहे हो? ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस पढ़ने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वेग सी पिक्चर अगर अभी भी आपकी नजरों में है तो उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज के साथ साथ मैंने ये भी जाना था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक यूजर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरैक्शन या इंटरफेस की तरह ही काम नहीं करता है। इसके अलावा भी उसके पास बहुत से अदर काम हैं। क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना, उससे एसोसिएटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डेटा फ्लो को मॉनिटर करना, अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको अच्छे से मॉनिटर करना, गार्ड करना, एज वेल एज एक पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, डेटा सही पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है,
अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, ऑल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, वेदर दे आर वर्किंग टुगेदर और नॉट, वेदर दे आर वर्किंग इन द राइट स्टेट और नॉट, वेदर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच दे आर शेयरिंग आर एक्यूरेट और नॉट, वेदर द यूजर इज गेटिंग द राइट आउटपुट और नॉट, ये सारी की सारी चीजें एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही निर्भर करता है। तो मतलब ये समझो कि इस पे कितना भार है, इस पे कितना भार है। और जब इतना भार है तो इसने कहा कि भाई इससे पहले कि मैं कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करूं, उसकी सारी गतिविधियों को मैनेज करूं, इससे पहले मुझे अपना खुद का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि पहले मैं अपना खुद के कुछ ऐसे सेक्शंस डिवाइड कर लूं कि मेरा ये वाला पार्ट ये चीज मैनेज करेगा, मेरा ये वाला पार्ट ये चीज मैनेज करेगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद को बहुत सारे भागों में तोड़ दिया। क्या किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद को बहुत सारे भागों में तोड़ दिया। उसने कहा कि भाई मुझ पे जब इतनी तुम जिम्मेदारी डाल रहे हो, मुझ पे जब इतनी सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो, तो मुझे ये जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सज्ज करना पड़ेगा। मतलब कि ओएस अगर मेरा ये है, मतलब कि ओएस अगर हमारा ये है तो इस ओएस को अलग अलग जिम्मेदारी निभाने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से फंक्शनल होना पड़ेगा। तो ओएस ने खुद को पता क्या किया? ओएस ने खुद को इसने खुद को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अलग अलग सेक्शंस में डिकम्पोज कर लिया। मतलब ओएस एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ एंड चौथी तरफ, मतलब कि ओएस अलग अलग चीजें, अलग अलग भाग को बांटने लगा है। ओएस ने खुद को डिकम्पोज किया एंड एवरी पोर्शन ऑफ ओएस इज डिटरमाइंड टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। जब इतना बड़ा जिम्मेदारी एक सिंगल सॉफ्टवेयर पर डालने की आप दम रख रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर कितना कॉम्प्लेक्स और कितना हैवी होगा, तभी जाके वो इतनी सारी चीजें मैनेज कर पाएगा। तो एक ओएस को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। ओएस का जो पहला पार्ट है वो क्या करेगा? प्रोसेस को मैनेज करेगा। इसका एक पार्ट प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, अब ये प्रोसेस क्या होता है बिल्कुल जानने वाले हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सब कुछ हम समझने वाले हैं। आइए देखो, मैं इस टॉपिक को ना, मैं चाहती तो इसको बिल्कुल अभी शुरू करके आपका आराम से इस टॉपिक को अभी तक एंड भी कर चुकी होती, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओएस का एक पोर्शन आपके प्रोसेसेस को मैनेज करेगा, ठीक है। एक पोर्शन आपके कंप्यूटर में जो डिस्क है उसको मैनेज करेगा, एक पोर्शन आपके कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी है उसको मैनेज करेगा। और यहाँ पे जो डिस्क बोला जा रहा है, डिस्क का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डिस्क से आई मीन फ्रॉम द वर्ड डिस्क आई मीन सेकेंडरी मेमोरी। चलिए आइए, सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक ऐसा एरिया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज कर रहा है, ठीक है मैम। और बताइए, ठीक। एक इसका पोर्शन जो है प्रोसेस को मैनेज करेगा, एक पोर्शन इसका डिस्क को मैनेज करेगा, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करेगा, एक इसका मेन मेमोरी को मैनेज करेगा। अब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अलग बाहर से जुड़े हुए पेरिफेरल डिवाइसेस को भी मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेजेस द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या करेगा? ओएस क्या है? ओएस का एक पोर्शन जो एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच हैं हमारे सिस्टम से, उनको भी मैनेज करेगा, ठीक है मैम, समझ गए। डिवाइस मैनेजमेंट, जो डिवाइसेस मैनेज्ड है, जो डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनको भी मैनेज करेगा ये, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है भाई? पेरिफेरल डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एरिया। बाहर से जो अलग अलग डिवाइसेस अटैच की जाती हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से, वो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारी की सारी जिनको बाहर से आप अटैच करते हो अपने कंप्यूटर्स में, दोज आर पेरिफेरल डिवाइसेस, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, ठीक है। तो भाई एक ओएस ने कहा कि मुझ पे इतनी जिम्मेदारी दे दी है, तो मैं अकेला ये सारी जिम्मेदारी कैसे मैनेज करूं? ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। भाई पूरा पूरा कंप्यूटर को मुझे ही दे दिया है, मैं तो सोल हूं। उसको फिर हमने क्या बोला कि भाई तुमको तो हम सोल बना रहे हैं। एक बॉडी को उसकी आत्मा ही देखती है, ब्रेन उसको मैनेज करता है, सीपीयू, लेकिन आत्मा ही वो चीज है जो ब्रेन को भी कोऑर्डिनेट कराती है कि ब्रेन इतना कैपेबल बन सके कि वो पूरी बॉडी को चला सके,
राइट तो जब मैंने ये कह दिया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तुम कंप्यूटर हार्डवेयर का सोल हो, हार्ट हो, तो तुम जिस चीज का हार्ट हो उस चीज को तुम्हें दिल से देखना पड़ेगा, तुम्हीं को मैनेज करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि अच्छा भाई ये बात है, अच्छा भाई ये बात है, तो अगर ये बात है ना, अगर ये बात हो ही रही है, तो इससे पहले कि मैं कंप्यूटर को मैनेज करूं, मुझे खुद को कुछ ऐसे सेक्शंस में तोड़ना होगा जो मेरा हर एक सेशन कंप्यूटर हार्डवेयर की किसी एक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए सज्ज हो। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने आप को खुद को उसने इतने पार्ट्स में डिकम्पोज किया कि मेरा ये पार्ट कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रोसेसेस को मैनेज करेगा, मेरा ये वाला पोर्शन डिस्क को मैनेज करेगा, मेरा ये वाला पोर्शन मेन मेमोरी को करेगा। एवरी पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। क्लियर? अब ये क्लियर हुआ है? इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और बताइए अगर ये डायग्राम आपको समझ ना आया हो। चलिए जल्दी से देखिए। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि वो पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मॉनिटर कर सके, उसने खुद को डिकम्पोज करा लिया इनटू वेरियस सेगमेंट्स वेयर ईच सेगमेंट इज केपेबल टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। ठीक है, चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं। नाउ let us explore the important services and tasks that an operating system provides। एक particular operating system क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग टास्क जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म हुए जाते हैं या परफॉर्म किए जाते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। अल्टीमेट चीज यही है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर हार्डवेयर को हर कीमत पे मैनेज करना है। अब वो मैनेज करने के लिए वो अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग टास्क और खुद को अलग अलग सेगमेंट्स में डिकम्पोज करता है। क्या क्या ऐसे आपके टॉप मैनेजमेंट हैं जो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है फॉर अ कंप्यूटर हार्डवेयर? देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड इज फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ इज डिवाइस मैनेजमेंट। अच्छा, मैं फाइल मैनेजमेंट बताना भूल गई, फाइल मैनेजमेंट बताना मैं यहाँ पे भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, बना लेते हैं मैम, क्या समस्या है, बनाना ही तो है तो बन जाएगा, क्या दिक्कत है। फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फाइल भी मैनेज होती है, फाइल भी मैनेज होती है भाई, ठीक है, फाइल भी मैनेज होती है। अलग अलग जो आप फाइल्स बनाते हो ना अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप जो अलग अलग फाइल्स बनाते हो अलग अलग फोल्डर्स में, उन फाइल्स को भी एक साथ मैनेज करने का काम वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है भाई। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे आपके ऑपरेशंस एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो परफॉर्म करता है भाई लोग। करता है कि नहीं करता है? चलिए आइए देखते हैं। तो देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, और एक चीज मैंने और आपको बताई है जो मैंने इसमें बताया है लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है, दैट इज डिस्क मैनेजमेंट। बहुत से ऐसे मैनेजमेंट हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, लेकिन आपको जो मैनेजमेंट्स पढ़ना है वो है आपके प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत मैनेजमेंट्स हैं, दैट इज द डिवाइस मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। ये दिख रहा है, दिख रहा है? ये सिर्फ इतने ही काम नहीं है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसके अलावा ना जाने कितने ऐसे काम हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करना पड़ता है। चलिए, इससे पहले कि हम सारे के सारे मैनेजमेंट्स को और भी ज्यादा डिटेल्ड तरीके से देखें, डिटेल्ड तरीके से कॉम्प्रिहेंड करें, समझें, चलते हैं एक नोट की तरफ। आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर। हम पढ़ चुके हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1 में कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर कहलाता है।
भाई अगर आपने मेरा पहला वाला सेशन देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1, तो ये चीज आप सब बिल्कुल जानते हैं। अगर आपको पता है कि क्यों एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर कहलाता है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज द रिसोर्स मैनेजर, और एक रिसोर्स क्या होता है। इससे पहले कि आप हमें बताएं कि एक रिसोर्स मैनेजर क्यों बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक रिसोर्स क्या होता है ये बात मैं बता देती हूं फॉर द वंस जो मेरी क्लास में नए हैं। रिसोर्स क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के वो कंपोनेंट्स जो शेयरेबल हो। मतलब कि एक कंप्यूटर जब एक नेटवर्क पे आता है और नेटवर्क पे आने के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर के वो कंपोनेंट्स जो वो किसी अदर डिवाइस के साथ शेयर कर सके। अब वो कंपोनेंट एक हार्डवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट्स विच आर शेयरेबल ऑन अ नेटवर्क टू सम अदर डिवाइसेस इज द रिसोर्स। अब एक रिसोर्स क्या हो सकता है? एक हार्डवेयर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? एक हार्डवेयर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है मैम, समझ गए बात, समझ गए। तो भाई रिसोर्स का बोले अगर, तो रिसोर्स की अगर बात की जाए, रिसोर्स की अगर बात की जाए तो रिसोर्स इज समथिंग शेयरेबल ऑन अ नेटवर्क। एक रिसोर्स वो होता है जो शेयरेबल होता है किसी एक नेटवर्क पे। समथिंग शेयरेबल ऑन अ नेटवर्क, शेयरेबल ऑन अ नेटवर्क, जो कि एक हार्डवेयर रिसोर्स भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हो सकता है। कोई भी कंपोनेंट सॉफ्टवेयर का या किसी भी कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जो एक नेटवर्क पे इजीली शेयर किया जा सके, वो एक रिसोर्स बन जाता है, जो एक हार्डवेयर भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर का एग्जांपल लें तो चलिए प्रिंटर। एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड हैं तो वो सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सिस्टम से वो प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे वो हमारा जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल्ड होगा, और उस प्रिंटर को बाकी अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन सबको एक ही नेटवर्क पर होना चाहिए, और वो सारे के सारे कंप्यूटर डिवाइसेस या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस उस एक सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि शेयरेबल है। बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की, एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स की। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होगा लेकिन उसको एक्सेस मल्टीपल डिवाइसेस कर सकती हैं, बस शर्त इतनी है कि वो सारी की सारी डिवाइसेस उस सेम नेटवर्क पर होना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। और ये मैक्सिमम कब होता है? जब किसी भी एक कंपनी में कोई एक नेटवर्क है, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और एक सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉस्टली है। एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे परचेज किया है, उस सॉफ्टवेयर को परचेज करना ही बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अब हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर वो परचेज करना उनके बजट से बाहर जा रहा था, बजट का क्राइसिस था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक कॉपी इसकी परचेज कर लेंगे। हम एक कॉपी परचेज कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस, अगर मतलब हमारे पास n डिवाइसेस हैं तो n डिवाइसेस के लिए n सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हम नहीं ले सकते। ठीक है, n सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हम नहीं ले सकते। हमने क्या किया, हम इसकी एक कॉपी को अफोर्ड कर सकते हैं बट नॉट n कॉपीज इस सॉफ्टवेयर की। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी एक कॉपी को उन्होंने परचेज किया, किसी एक डिवाइस पे इंस्टॉल किया, और उन सारी की सारी अदर डिवाइसेस को और द डिवाइस ऑन विच दैट सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, उन सबको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। इससे हुआ क्या कि जिस एक डिवाइस में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था ना, अब उस डिवाइस से बाकी अदर डिवाइसेस भी उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ? तो भाई रिसोर्स क्या है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो सकता है किसी भी कंप्यूटर का, एंड समथिंग विच इज शेयरेबल ऑन अ नेटवर्क इज अ रिसोर्स। और भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स का मैनेजर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, और अगर नहीं बताया है तो भैया 1 मिनट और देती हूँ, चलिए जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है एक रिसोर्स मैनेजर। चलिए जल्दी से। हाँ जी, तो बताया है क्या कि क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रिसोर्स मैनेजर। क्यों कहलाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर? तो भाई जो लोग होशियार हैं, जो लोग जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, और अगर आप नए हैं इस क्लास में, रिसोर्स मैंने आपको बता दिया है, तो आप चाहते तो इन लाइंस को पढ़ सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर एज इट मैनेजेस डिफरेंट रिसोर्सेज। सिस्टम के बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका मेन मेमोरी, CPU,
आईओ डिवाइसेस। और इनको रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक नेटवर्क पर अगर आप अपने कंप्यूटर डिवाइस को रखेंगे तो ये शेयरेबल हैं। इनको आप रिसोर्सेज क्यों बोल रहे हैं मैम? आप इनको सिंपली हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्यों नहीं बोल रहे? हम इनको यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर के, अगर उस कंप्यूटर को नेटवर्क पर रख डाला, बहुत अच्छा अगर आपका नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो ये सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स शेयरेबल होते हैं, इसलिए ये रिसोर्सेज कहलाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, इसलिए क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज हैं तो ये रिसोर्स मैनेजर भी कहलाता है ना? इजी पीजी। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द रिसोर्स मैनेजर एज इट मैनेजेस डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक मेन मेमोरी, सीपीयू, IO devices so that each resource is used optimally। ऑप्टिमली का क्या तात्पर्य होता है बंधु? क्या मतलब होता है ऑप्टिमली का? भाई ऑप्टिमली का मतलब होता है टू द बेस्ट वे, सबसे ज्यादा, टू द बेस्ट वे, इन द बेस्ट वे, इन द बेस्ट वे कह लीजिए या कह लीजिए इन द बेस्टेस्ट वे। बेस्टेस्ट होता है क्या कुछ? सब बच्चे बोल भी रहे होंगे कि हाँ मैम होता है। भाई बेस्ट थर्ड डिग्री होता है, सिंगुलर प्लूरल जो होता है सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्टेस्टेस्ट कुछ नहीं होता है। ये अपने मन से हमने बना के रखा है कि भाई बेस्टेस्टेस्ट नहीं, बेस्ट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ गुड। सुपरलेटिव डिग्री होती है किसकी? गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट। तो भाई ऑप्टिमली का मतलब है कि बेस्ट वे में, मतलब इन सारे के सारे रिसोर्सेज को हम बेस्ट तरीके से यूज कर सकें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग रिसोर्सेज जैसे कि मेन मेमोरी, सीपीयू, आईओ डिवाइसेस, सो दैट ईच रिसोर्स इज यूज्ड ऑप्टिमली एंड सिस्टम परफॉर्मेंस डज नॉट डिटेरियोरेट। भाई जब कंप्यूटर सिस्टम का हर एक कंपोनेंट, हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट एज वेल एज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बहुत अच्छे से काम करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और उनका मैक्स टू मैक्स यूटिलाइजेशन होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के हर एक कंपोनेंट का जब बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कभी नहीं गिरती। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है भाई लोग? क्या होता है डिटेरियोरेट का मतलब? डिटेरियोरेट का मतलब होता है, डिटेरियोरेट का मतलब होता है समय के साथ साथ कम होते जाना, गिरना, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इन समथिंग। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले कि हम इस सारी के सारे मैनेजमेंट्स को समझें, कंप्यूटर कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करता। बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज में आप चले जाएंगे, इन यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएंगे, लोग बात कहते हैं कि इस कंप्यूटर पे बहुत काम कर लिया, 1 घंटे 2 घंटे से काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि कंप्यूटर गर्म हो गया होगा, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोच गलत है। जितना ज़्यादा आप एक कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं उतना ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। केस ही उल्टा है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हार्डवेयर यूटिलाइजेशन होगा उतना ही अच्छा उस सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी। एक कंप्यूटर ज़्यादा आइडल बैठना पसंद नहीं करता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आइडल बैठना पसंद नहीं करता। आपने हमारे मेमोरी वाला जो टॉपिक था वहां पे ये चीज़ देखी होगी कि पर्टिकुलर सीपीयू की ऑपरेशंस की स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि रैम की जो स्पीड होती है वो सीपीयू की स्पीड से बहुत रिलेटिवली कम होती है। RAM की स्पीड, RAM की प्रोसेसिंग स्पीड इज रिलेटिवली स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द प्रोसेसर, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं अगर वो एक माइक्रोचिप पे एम्बेडेड हो, right, implemented ho. So the speed of the RAM, the processing speed of the RAM is comparatively lesser than the speed of the central processing unit or the processor, right? तो इस पर्टिकुलर क्या होता है, RAM के साथ उसे मैच तो करना है, RAM से उसे इंस्ट्रक्शंस और डेटा फेच करना है, क्योंकि CPU RAM से ही काम करता है, CPU मेन मेमोरी से ही डायरेक्ट काम करता है। तो क्या करेगा, CPU ने कहा भाई रैम तो बहुत टाइम ले रहा है, इसकी स्पीड कम है, तो सीपीयू भी अपनी स्पीड कम कर देता है। लेकिन अगर सीपीयू ने अपनी स्पीड कम कर ली तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगती है, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस जो फिगर है, जो रेशियो है, वो खराब होने लगता है। और ऐसे सिनेरियो में सीपीयू के परफॉर्मेंस पे कोई भी आंच
आंच ना आए और रैम की परफॉर्मेंस भी एज इट इज रहे, हम कैश मेमोरी को डालते हैं। तो ये सारी चीजें मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सब चीजें हम बहुत डिटेल्ड तरीके से डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी वाले टॉपिक में। अगर आप ये चीजें फिर से जानना चाहते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और वापस जाइए मेरे मेमोरी टॉपिक पे। कैश मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है एक सीपीयू, कैसे एक सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, सब चीजें आसानी से जान जाओगे उस पर्टिकुलर सेशन को देखने के बाद। चलिए आइए इस सेशन पे वापस आते हैं। भाई मैं बोल रही थी कि सिस्टम जितना चाहे उतना आप एक्सेस कर सकते हैं, और बल्कि सिस्टम तो आपसे चाहता ही है कि आप उसको आइडल बैठने ही नहीं दो। हम यूजर्स थक सकते हैं पर सिस्टम कभी नहीं थकता। तो भाई जितना ज्यादा आप सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे, जितना ज्यादा सिस्टम के हार्डवेयर के कंपोनेंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, उनसे काम कराएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अपग्रेडेड रहेगी। और अगर आप ज्यादा सिस्टम से काम नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, समय के साथ साथ डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जाते जाते इस चीज को आगे देखते हुए, मतलब जाते जाते नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि हैबिट हो गया है बोलने का, तो भाई आगे बढ़ने से पहले ये चीज एक बार देख लेते हैं फिर से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर एज इट मैनेजेस डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक मेन मेमोरी, सीपीयू, आईओ डिवाइसेस। अब इनको मैनेज करने के पीछे लॉजिक क्या है? इन सारी की सारी डिवाइसेस को, इन सारी के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, रिसोर्सेज को मैनेज करने के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन सारे के सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकें टू द बेस्ट वे, और अल्टीमेटली सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप जब भी कोई आपसे पूछता है ना भाई, अब जब भी कोई आपसे पूछेगा व्हाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज द रिसोर्स मैनेजर, व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एस, भाई ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो। ओएस एस रिसोर्स मैनेजर, जो भी आपसे पूछता है कि एक ओएस एक रिसोर्स मैनेजर क्यों कहलाता है और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है जब ये एक रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। जब ये रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है तो ये दो चीजें देखता है। क्या मैनेज करता है? इट मैनेजेस रिसोर्सेस to perform their, किनका? रिसोर्सेस का, to perform their optimal utilization। मतलब कि रिसोर्सेज को मैनेज इसलिए करता है कि वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज किए जा सके, और भी ज्यादा अच्छी तरीके से यूजर के द्वारा यूज किए जा सके। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अल्टरनेटिवली, सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या हुआ? कंक्लूसिवली, मतलब कि एज अ रिजल्ट। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट। सब्सिक्वेंटली मतलब साथ साथ, सब्सिक्वेंट मतलब साथ साथ इंक्रीजेस, क्या भाई, क्या इंक्रीज करते हैं? सिस्टम की परफॉर्मेंस। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह एक्ट करता है तो वो उस कंप्यूटर हार्डवेयर के अलग अलग रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करेगा कि उनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सके और अल्टीमेटली सिस्टम की परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज्ड ही रहे, वो कभी भी गिरे नहीं, डिटेरियोरेट ना हो। चलिए, ये दो पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज द रिसोर्स मैनेजर। ये क्वेश्चन के रूप में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों है बंधु? तो भाई ये दोनों चीजें ही लिखनी है, ये दोनों चीजें लिख के आ जाओगे, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे जी। और बाकी राम कथा लिखना तो हमको आता ही है ना। सॉरी, आई शुड नॉट मेक यूज ऑफ द नेम ऑफ एनी लॉर्ड, आई एम जस्ट सेइंग कि हमको कथा लिखना तो आता है। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहला जो वो टास्क परफॉर्म करता है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इससे पहले कि हम समझें कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि ये जो चिड़िया है, क्या है? चिड़िया है, चिड़िया। क्या?
चिड़िया, और आप सब जानते हैं कि मैं किसी भी चीज को ऐसे ही चिड़िया नहीं बुलाती हूं। एनीथिंग दैट हैज अ स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज अ बर्ड फ्रॉम माय साइड। जी हाँ, ऐसी चीज जिसमें आगे चल के ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, जिसमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ हो रहा है, कंटिन्यूस उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, वो मेरे लिए चिड़िया होती है, क्योंकि चिड़िया हमेशा आसमान में और भी ऊंचा उड़ने की ताकत रखती है। चलिए, प्रोसेस मैनेजमेंट। इससे पहले कि हम समझें कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, हमको समझना है कि एक प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोग्राम, क्या कोई भी एक प्रोग्राम या कोई भी एक टास्क जो किस में हो, जो एग्जीक्यूशन में हो। मतलब कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी एक टास्क या कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन में हो। और आप सब जानते हो कि एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी चीज है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं भाई? दिमाग पर जोर डालो। जब भी एग्जीक्यूशन की बात आती है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टास्क, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा जब एग्जीक्यूशन में होता है, मतलब कि वो जब सीपीयू के पास होता है। किसके पास होता है? सीपीयू के पास होता है, प्रोसेसर के पास होता है, या हम सब का अक्का माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है। तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा जब सीपीयू के पास होता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो प्रोग्राम एक प्रोग्राम नहीं रह जाता, वो एक प्रोसेस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। तो भाई प्रोसेस समझ आया? एनी प्रोग्राम, एनी इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन, मतलब ऐसा प्रोग्राम, ऐसा इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू के पास है, अभी जो फिलहाल सीपीयू के पास है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो if that particular thing is no longer a program or an instruction, that thing becomes a process। और इस प्रोसेस को मैनेज करने का काम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मतलब कि सीपीयू ने जब मेन मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में फेच किया, फेच करने के बाद अपने एएलयू को देने से पहले रजिस्टर में स्टोर किया। एक इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू के पास आ जाता है तो वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर एक प्रोसेस की तरह काम करता है। और ये जो प्रोसेस है, इसकी बहुत सी स्टेट्स होती हैं, इतना डीप हमें नहीं जाना है, बिल्कुल इतना डीप नहीं जाना है, पर इतना समझो कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन, ये जो प्रोग्राम जो सीपीयू के पास है फिलहाल फॉर एग्जीक्यूशन, ये एक प्रोसेस है। अब एक बार में एक प्रोसेस को सीपीयू के अंदर कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, एएलयू इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, रजिस्टर में ये कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, ये सारी चीज़ों को जो मॉनिटर करता है, जो गाइड करता है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी को हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 functions of the operating system, this is the most primary and the most important function of an operating system। देखते हैं, while a computer system is operational, different tasks are running simultaneously। आज के टाइम पे अब एक बात समझो, पहले का जमाना अलग था जब एक कंप्यूटर में सिर्फ एक सीपीयू हुआ करता था। मैम क्या बोल रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आज के जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनमें होते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स। सिर्फ एक सीपीयू पे अब हमारा कंप्यूटर नहीं चलता। एक सीपीयू वाले कंप्यूटर पे अब अगर काम करोगे ना तो आप बैठे रहोगे घंटों तक, तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो फाइल्स हैं, आपका जो डेटा है, वो समय के साथ साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। पहले का डेटा बहुत ही लाइट और बहुत ही ज़्यादा लेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ आता था, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, चीज़ें आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हमारा डेटा भी कॉम्प्लेक्स होता चला गया। हमारे द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस भी समय के साथ साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। और जब ऐसा सिनेरियो आया ना, बिल्कुल डिट्टो ऐसा सिनेरियो आया, तब हुआ क्या? तब एक कंप्यूटर में सिर्फ एक सीपीयू होना काम का नहीं था। आज के समय में सुना है कोर्स, भाई पढ़ चुके हैं हम सब, क्या पढ़ चुके हैं? माइक्रो प्रोसेसर में कोर पढ़ा है, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसर्स। अब एक कंप्यूटर में मल्टीपल टास्क हम साथ में परफॉर्म करते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम्स। अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या होता है मल्टीटास्किंग, तो क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 4 याद करो, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें पढ़ा हुआ है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बस छू भर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि 9th and 10th के कॉन्सेप्ट्स का ही रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। जी हाँ,
चैप्टर नंबर 4 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसमें हम मल्टीटास्किंग पढ़ के आए हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर, आज आप अपने कंप्यूटर के अंदर जहां पे पेंट पे काम कर रहे हो तो बैक एंड में आप वीएलसी मीडिया प्लेयर भी चला पा रहे हो, साथ में आपके वेब ब्राउजर में कोई फाइल डाउनलोड भी हो रही है। सारे के सारे काम जब आप एक साथ कर पा रहे हो तो क्या ये सारे के सारे काम एक कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एग्जीक्यूट करने के बस का था? जबकि हम जानते हैं कि एक बार में एक सीपीयू सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो आप एक साथ पेंट पे भी काम कर ले रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, वेब ब्राउजर के डाउनलोड सेक्शन में कोई फाइल डाउनलोड भी हो रही है। इतने सारे काम आप एक कंप्यूटर में कैसे कर पा रहे हो? सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके कंप्यूटर में अब सिर्फ एक ही प्रोसेसर नहीं होता, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही होता है। कभी कभार अब तो डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर एक सिनेरियो लेके चलें, एक ऐसा कंप्यूटर जहां पे प्रोसेसर्स तो बहुत सारे हैं, डुअल हैं, क्वाड है, ऑक्टा है, 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर प्रोसेसर्स हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। अब अलग अलग प्रोसेसर्स जिनको प्रोग्राम मिला है, जिनको एग्जीक्यूशन करने के लिए, जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है, सीपीयू के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और साथ में मल्टीपल प्रोसेसर्स को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं, तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को, इन सारे प्रोसेसर्स को मैनेज करने का काम टू एवरी इंडिविजुअल प्रोसेसर किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। यही दिया हुआ है। व्हाइल अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल, डिफरेंट टास्क्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली। अलग अलग टास्क साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर एक कंप्यूटर पर अब रन कर सकते हैं। और ये जो चीज है ना, डिफरेंट टास्क रनिंग साइमल्टेनियसली, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग। क्या कहलाता है भाई लोग? इसको हम मल्टीटास्किंग ही कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगर याद ना आ रहा हो तो क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इस क्लास के बाद उसको रेफर कर सकते हैं अगर मल्टीटास्किंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो। चलिए आइए। A program is intended to carry out various tasks. एक प्रोग्राम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक प्रोग्राम में आप अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देके अलग अलग टास्क को परफॉर्म करा सकते हो। और हम सब जानते हैं कि एक प्रोसेस क्या है। कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन में होता है वो एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो भाई जल्दी से देखिए इसको और बताइए क्या होता है एक प्रोसेस। हाँ जी, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि प्रोसेस किस चिड़िया का नाम है ये बात आप समझ चुके हैं कि प्रोसेस होता है वो एक प्रोग्राम, वो एक इंस्ट्रक्शन जो कि सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए पहुंच जाता है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस। चलिए आइए, वी कैन एक्टिवेट अ सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स information about the processes being executed on a computer। अब यहां पे बात हो रही है बहुत सारे प्रोसेसेस की, और बहुत सारे प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट होते हैं एक साथ एक सिस्टम के अंदर तो ये चीज डायरेक्टली हमें हिंट करती है कि एक कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक ही सीपीयू अब नहीं है। एक कंप्यूटर अपने साथ बहुत सारे सीपीयू रखा हुआ है, बहुत सारे प्रोसेसर्स रखा हुआ है, और अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग प्रोसेस को एक ही वक्त पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये पता कैसे चलेगा? कंप्यूटर के पास होता है एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम। क्या होता है भाई लोग? कंप्यूटर के पास होता है एक एसएमपी, एसएमपी जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम। क्या बोलता है ये? क्या बोलता है ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन सब का लेखा जोखा इस पर्टिकुलर सिस्टम मैनेजमेंट या सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम में होता है। सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम में होता है। अ कंप्यूटर, वी कैन एक्टिवेट अ सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कि एक वक्त पर एक कंप्यूटर में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया गया, ये इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम। और अगर आप चाहते हो अपने कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए हुए मल्टीपल प्रोसेसेस ऑन द सेम टाइम दैट इज साइमल्टेनियसली की इंफॉर्मेशन, तो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, हमको एक्टिवेट करना पड़ता है हमारे कंप्यूटर का सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम। बाय डिफॉल्ट ये आपका एक्टिवेटेड रहता है? नहीं,
बाय डिफॉल्ट ये आपका डीएक्टिवेट रहता है हमारे लिए। इंटरनली ये एक्टिवेटेड है, कंटिन्यूअसली ये पूरा का पूरा लॉगरिथम मेंशन कर रहा है, लॉगरिथम मेंटेन कर रहा है, जहां पे ये काउंट करता जाता है कि एक टाइम टी पे एक कंप्यूटर ने यूजर के द्वारा किए गए मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया। लेकिन बाहर से अगर मैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहती हूं तो मुझे अपने कंप्यूटर का सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम एक्टिवेट खुद करना पड़ेगा। We can activate this SMP, that is System Monitor Program, to understand or to get the information about the number of processes being executed by my computer at given time t. Clear? चलिए आइए आगे बढ़ ले, अब आगे बढ़ ले प्रोसेस मैनेजमेंट में। तो भाई इन सम सिस्टम्स इट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। भाई अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो, मैम सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम के बारे में बता तो दिया है, सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम के बारे में बता तो दिया है, तो इस पे ना एक फिलअप बन सकता है आपका, इस पे एक फिलअप बन सकता है आपका, जहां वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो होता है, एक जो सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम होता है उसका बेसिक काम क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ अ सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SMP। तो भाई सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इट कैलकुलेट्स और मेंटेन्स, कैलकुलेट्स द number of processes, calculates the number of processes being executed by a computer, number of processes getting executed, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं किसी एक टाइम टी पे। इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर की यहां पे जो बात हो गई है इसका मतलब है बाय द कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसर्स। और मैं जानती हूं, हम सब जानते हैं कि एक कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स या एक साथ अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं दैट मींस कि उस एक कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स का होना बनता है। अगर एक कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स नहीं होंगे तो आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स एक साथ कैसे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आइए, एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर एट टाइम, सपोज करो टाइम को मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं एज डेल्टा टी, ठीक है, या टाइम टी कर लो, डेल्टा टी तो उसका छोटा सा पोर्शन हो जाएगा। एट टाइम टी मतलब कि किसी एक वक्त पर एक कंप्यूटर अपने मल्टीपल प्रोसेसर्स के द्वारा कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको कैलकुलेट कौन करता है, आपका सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम, और ये आपको शो भी करता है। It calculates the number of processes getting executed by the computer at time t. Also, it calculates and presents, not calculate, it will be count. It counts and provide. क्या क्या करता है, काउंट करता है और प्रोवाइड कराता है, काउंट करता है और प्रोवाइड कराता है। इट काउंट्स एंड प्रोवाइड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर एट टाइम टी। मतलब एक टाइम टी पे कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको काउंट करना और आपको इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का काम सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम का होता है। अब इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। वी नीड टू एक्टिवेट दिस SMP। देयर इज अ नीड टू एक्टिवेट दिस SMP। वी नीड टू एक्टिवेट, क्या करेंगे हम, एक्टिवेट करेंगे। वी नीड टू एक्टिवेट, क्या एक्टिवेट करना है भाई, क्या एक्टिवेट करना है बंधु, क्या करना है, हमको एक्टिवेट करना है इस SMP को। अगर हम इस बारे में जानना चाहते हैं,
अगर हम इस बारे में जानना चाहते हैं तो हम SMP को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट की साइमल्टेनियसली ऑन योर कीबोर्ड्स। अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की को साथ में प्रेस कीजिए और आप SMP प्रोग्राम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार SMP प्रोग्राम आपका एक्टिवेट हो गया तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में इस टाइम टी पर कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स। चलिए आइए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दीज प्रोसेसेस। बिल्कुल सही बात है भाई, अलग अलग प्रोसेसर्स अलग अलग प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो करता धरता है। अलग अलग प्रोसेसर्स में अगर अलग अलग प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट सम टाइम टी, तो इस चीज को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तो एक OS की बनती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दीज प्रोसेसेस एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। कम से कम समय पे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कराना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है। क्लियर? एज CPU इज द मेन रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम सब जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और इन अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो हर हार्डवेयर कंपोनेंट का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस है। अगर वो नहीं होगा, जैसे अगर मेन मेमोरी नहीं होगी तो भाई कुछ काम ही नहीं होगा। CPU नहीं होगा और मेन मेमोरी रहेगी, मेन मेमोरी के होने का कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर एक भी हार्डवेयर कंपोनेंट मिस हो जाएगा तो दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स और द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स आर interlinked with each other. Even if one resource is getting deteriorated or is removed from the computer system, the whole computer system gets affected because they are interrelated. All of them are depending upon each other. हर component एक दूसरे पर depend कर रहा है for further executing the instruction given by the user. मेमोरी पे CPU डिपेंड कर रहा है, CPU पे मेमोरी डिपेंड कर रहा है। मेन मेमोरी नहीं होगी तो CPU इंस्ट्रक्शन लेगा किससे? एग्जीक्यूशन के लिए। और अगर CPU नहीं होगा तो मेन मेमोरी के पास चाहे कितने भी इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हों वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। हम यूजर हैं, हम चाहे कितने भी इंस्ट्रक्शन दें मुझे आउटपुट मिलेगा ही नहीं क्योंकि CPU ही नहीं है। तो हर हार्डवेयर कंपोनेंट का अपना खुद का एक सिग्निफिकेंस है, एक इंपॉर्टेंस है, और एक भी अगर हार्डवेयर कंपोनेंट मिस हो गया तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर फर्क पड़ता है, दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर फर्क पड़ता है। आइए, it is the responsibility of operating system to manage these processes and get multiple tasks completed in minimum time. As CPU is the main resource of the computer system, its allocation among processes is the most important service of the operating system. अब आई है हमारी सबसे important point. ये सबसे ज्यादा important point है इस पूरे के पूरे प्रोसेस मैनेजमेंट का, कि भाई सपोज करो अभी तो मैंने आपको बोला कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, लेकिन अगर मेरा कोई एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक CPU है और यूजर के द्वारा दिए हुए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, CPU एक बार में किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये बात भी हम सब जानते हैं। सिंगल CPU, सिंगल प्रोसेसर्स एंड मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल प्रोग्राम्स टू गेट एग्जीक्यूटेड। देखो, जब तक किसी भी प्रोग्राम या किसी भी इंस्ट्रक्शन को CPU फेच नहीं कर लेता तब तक वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम ही कहलाता है। As soon as the CPU fetches the data or instruction for execution, that program, that data, that instruction then becomes a process. CPU अगर किसी भी प्रोग्राम को नहीं मिला, जब भी एक CPU मेन मेमोरी से किसी भी डेटा और इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है ना, जब भी फेच करता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम एलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोकेशन कहते हैं। CPU एलोकेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हम मेन मेमोरी से देखते हुए आ रहे हैं कि भैया मेन मेमोरी से मैम बार बार इंस्ट्रक्शंस को फेच करा रही हैं, ऐसे बार बार CPU फेच कर रहा है। मतलब ये है कि जब तक एक इंस्ट्रक्शन एक मेन मेमोरी में होता है तो वो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है, और जैसे ही CPU उसको फेच करता है फॉर एग्जीक्यूशन तो वही नॉर्मल प्रोग्राम, वही नॉर्मल इंस्ट्रक्शन अब एक नॉर्मल प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन नहीं रहा, वो एक प्रोसेस बन जाता है। CPU के अंदर वही इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस की तरह काम करता है, और इस पूरे प्रक्रिया को जहां पे CPU एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है एक मेन मेमोरी के पोर्शन से, एक मेन मेमोरी स्पेस से, दिस होल प्रोग्राम और दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, दिस होल फिनोमिनन इज नोन एज CPU एलोकेशन।
मतलब किसी एक प्रोग्राम को सीपीयू एलोकेट कर देना, किसी एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू का एलोकेशन, कि भाई हम आपको सीपीयू दे रहे हैं, सीपीयू आपको ले रहा है, आप एग्जीक्यूट हो जाइए। क्लियर? तो मतलब एज सीपीयू इज द मेन रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इट्स एलोकेशन। अब भाई यूजर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिनेरियो देखे चलो, एक लाइव सिनेरियो लेके चलो कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें केवल एक प्रोसेसर है, ठीक नहीं है मल्टीपल प्रोसेसर्स। पुराने ज़माने का कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। एक प्रोसेसर है और आपने बहुत सारे काम कराने हैं, आपको पेंट पे भी काम करना है, आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलाना है, आपको बैकग्राउंड में वेब ब्राउजर पे डाउनलोड में किसी चीज़ को डाउनलोड भी करना है, साइड में आपकी जीमेल में कोई फाइल अपलोड भी हो रही है, यूट्यूब पे आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो, आपके द्वारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, सीपीयू बेचारा एक ही है, तो होगा क्या? होगा ये कि मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस कि किसी एक प्रोसेस को सीपीयू कब देगा, या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस जब मेन मेमोरी के अंदर आ जाते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस नॉट प्रोसेसेस, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जब मेन मेमोरी के अंदर आ जाते हैं तो उन सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस में से सबसे पहले सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये देखने का काम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब कि अमंग वेरियस प्रोसेसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की किस पर्टिकुलर प्रोसेस को टाइम टी पे सीपीयू का एग्जीक्यूशन मिलेगा, सीपीयू का एलोकेशन मिलेगा। मतलब अगर एक मेन मेमोरी में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं और वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, तो सीपीयू फिर डिसाइड करेगा, या सीपीयू किसी एक इंस्ट्रक्शन को किस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा मेन मेमोरी से, ये डिसाइड करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही डायरेक्ट करता है, गाइड करता है सीपीयू को कि आपके पास इतने इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं यूजर के, आप इन इंस्ट्रक्शंस में से इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट करना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आउट ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द सिंगल प्रोसेसर to allocate itself to the priority process or the priority instruction. मल्टीपल अगर इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से सबसे पहले किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा एक सीपीयू, ये डिसाइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सीपीयू एलोकेशन सबसे पहले किस प्रोग्राम को मिलेगा, ये डिसाइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यही लिखा हुआ है। एज सीपीयू इज द मेन रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट्स एलोकेशन अमंग प्रोसेसेस, किस प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा, ये डिसाइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? क्लियर हुआ? प्रोसेस मैनेजमेंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी मुझे बता दीजिए। पहला फंक्शन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इज द प्रोसेस मैनेजमेंट, जहां पे हमने जाना है कि एक प्रोसेस क्या होता है। एनी प्रोग्राम, एनी इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन बिकम्स अ प्रोसेस, और प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। दिस इज मैनेज्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम, दैट इज SMP। और इस प्रोग्राम को मुझे एक्सटेंसिवली अलग से एक्सप्लिसिटली एक्टिवेट करना पड़ता है हमारे रिस्पेक्टिव डेस्कटॉप्स में, और सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम को हम एक्टिवेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इसी के साथ साथ हमने ये जाना कि कैसे अगर एक सिस्टम में केवल एक ही प्रोसेसर है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अगर एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो बताता है एक प्रोसेसर को कि उसे किस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस बनाना चाहिए। प्रायोरिटी बेसिस पे वो कैटेगराइज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कैटेगराइज करता है मल्टीपल प्रोसेसेस को इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। क्लियर? मतलब अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे समझे ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे समझे ना, कि मतलब अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक पर्टिकुलर वेब ब्राउजर में आप एक जीमेल भेज रहे हो और एक तरफ आप वीडियो चैट पे किसी से बात कर रहे हो, तो जीमेल पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जीमेल आपके रिस्पेक्टिव रेसिपिएंट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वीडियो कॉल अगर जो आपकी चल रही है वो आपकी होती है रियल टाइम कम्युनिकेशन, उसमें आपका कोई भी ग्लिच नहीं आ सकता। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूं ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि आप मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, लेकिन अगर यही एक लाइव सेशन होता तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता। मतलब कि मैं आपसे लाइव जुड़ी हुई हूं, मैं आपसे वीडियो कॉल कर रही हूं और वही सेकेंडरी मेरा वेब ब्राउजर में एक जीमेल सेंड हो रहा है मेरे द्वारा, या मुझे कोई जीमेल आ रहा है और प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा लोड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा सीपीयू को कि पहले जो लाइव चैट चल रही है उसको अच्छे से होने दो, जीमेल को पहुँचाने का काम तो आप थोड़ी देर रुक के भी कर सकते हो।
तब भी इतना फर्क नहीं आता है, कुछ सेकंड्स का ही फर्क आता है, क्योंकि एक प्रोसेसर केपेबल होता है टू एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक सिंगल प्रोसेसर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है, इतना तेज होता है प्रोसेसर। स्पीड ही उसकी बहुत तेज होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है प्रोसेसर की, तभी तो रैम उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता है, तभी तो कैश मेमोरी की जरूरत पड़ती है। भाई मैं कह रही हूं हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना कंप्यूटर सिस्टम टॉपिक में, या मैं तो कहती हूं किसी भी टॉपिक में, आपके जितने भी चैप्टर्स अब आगे आने वाले हैं, हर चैप्टर में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट अगर आपने टॉपिक मिस कर दिया तो आगे का चीजें समझ नहीं आएंगी, आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलिए आइए, हेंस समराटिकल वे में अगर हम देखें प्रोसेस मैनेजमेंट क्या क्या चीजें कंसर्न है, प्रोसेस मैनेजमेंट किन किन चीजों से कंसर्न है। मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, एक सिस्टम के अंदर अलग अलग मल्टीपल प्रोसेसेस को आपस में मैनेज कराना, ये काम प्रोसेस मैनेजमेंट का है। एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को अगर कोई रिसोर्स देना है, मतलब कि अगर मुझे मैंने प्रिंट कमांड दिया, समझो मैंने एक प्रिंट कमांड दिया, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। अब इस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू फेच करेगा, मतलब सीपीयू एलोकेशन मिलेगा, सीपीयू के अंदर मेरा ये इंस्ट्रक्शन जाएगा तो ये एक प्रोसेस बन जाएगा। और इस प्रोसेस का मेन नेचर क्या है कि मैं प्रिंट कमांड दिया हुआ है, मुझे इसमें प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू मेरे इस प्रिंट कमांड को जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें मेरे इस कमांड को प्रिंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। फ्रॉम द सीपीयू टू द प्रिंटर, सीपीयू में जो भी प्रिंट कमांड आया है उसको देखते हुए सीपीयू का एएलयू इस कमांड को देखेगा और कहेगा कि भाई ये तो प्रिंटर की हेल्प मांग रहा है यूजर, तो वो इस कमांड को प्रिंटर तक लेकर जाना और प्रिंटर तक ये चीज एग्जीक्यूट कराने का काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। ठीक है, सो प्रोसेस मैनेजमेंट में एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग प्रोसेसेस, ये सारी की सारी चीजें प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। फटाफट से इन तीनों पॉइंट्स को देखिए और बताइए कि आपको ये तीनों पॉइंट्स में अगर कोई भी डाउट है तो। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जी भाई, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्लियर हो गया। क्या होता है एक प्रोसेस मैनेजमेंट और क्या कहलाता है एक प्रोसेस, तो इसी चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट पे। क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट मेरा सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट को समझना इतना ज्यादा कठिन नहीं होने वाला, क्योंकि मेमोरी आप सब जानते हैं व्हाट इज अ मेमोरी। और यहां पे जिस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, याद रखना यहां पे जिस मेमोरी की बात हो रही है वो है आपकी प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी। जब भी नॉर्मल मेमोरी लिखी हुई हो ना, याद रखना किसी भी बुक में, किसी भी कंप्यूटर साइंस बुक में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईपी, एआई, कहीं भी अगर नॉर्मल मेमोरी लिखा हुआ है दैट ऑलवेज मीन्स अ प्राइमरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कभी भी सिंगल मेमोरी नहीं लिखा जाता, उसको या तो सेकेंडरी मेमोरी लिखा जाएगा या फिर डिस्क लिखा जाएगा। मेमोरी अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब अपने आप ही अज्यूम कर लेना कि हम प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। चलिए आइए, मेमोरी मैनेजमेंट। अब भाई प्रोसेस को मैनेजमेंट कर लिया, यूजर के द्वारा आए हुए इंस्ट्रक्शंस को मैनेज कर लिया, तो कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है दैट इज द मेन मेमोरी। उसमें जो इतने यूजर के इंस्ट्रक्शन आते हैं, इतना ज्यादा उसमें जगह नहीं होता है, इतना ज्यादा बोझ होता है मेन मेमोरी पे कि यूजर धड़ाधड़ अपने इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी में ही देता है, उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि सीपीयू भी मेन मेमोरी से काम करेगा, सीपीयू भी मेन मेमोरी से इंटरैक्ट करता है, यूजर भी मेन मेमोरी में अपने इंस्ट्रक्शंस देता है और ये मेन मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलती है। यहां तक कि हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे कंप्यूटर डिवाइस में जो ओएस है, जो इंस्टॉल्ड ओएस है, चाहे मैं विंडोज 10 यूज कर रही हूं या फिर आपका मैक ओएस जो कि मेरे मैकबुक का ओएस है, मैं चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही हूं, सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है, लोड होता है। जब भी मैं अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करती हूं और जब तक मेरा कंप्यूटर ओपन होता है, आपने किया हुआ है, आपने अपने कंप्यूटर लैब्स में जो डेस्कटॉप्स आपके होते हैं, कैबिनेट पे
पावर ऑन का बटन होता है, उसको प्रेस किया है और उसको प्रेस करने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वेलकम लिखा आता है, लोडिंग लिखा आता है, ऐसे चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। वो क्या बताता है कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस है ना, पावर ऑन से लेके जब तक आपकी स्क्रीन में एक पूरा डेस्कटॉप विंडो खुल के नहीं आती है, नीचे टेक्स्ट टास्क खुल के नहीं आता है, आइकॉन्स बन के नहीं आते हैं, आइकन्स बन के नहीं आते हैं, तब तक का जो पूरा ये समय है, पावर ऑन से लेके तब तक का जो पूरा समय है, उस पूरे समय पे आपकी मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जा रहा होता है बैकएंड पे, और ये करने का काम आपके बूट लोडर का होता है। ये थोड़ा सा थॉरो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपके लिए लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये आपके ग्रेजुएट लेवल का कॉन्सेप्ट है। अभी आप क्लास 11th में हैं, अभी आप आप बहुत ही छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक बात और बताऊं मैं आपको शायद हंसी आएगी ये बात सुन के। मैम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 9th में हमने पढ़ लिया, अच्छा चैप्टर था, कर्नल के बारे में पढ़ा, शेल के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स देख रहे हैं, उसके फंक्शंस देख रहे हैं। क्या मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा है ना, जो एक नॉर्मल टॉपिक आपके लिए था, उस पर एक पूरा चैप्टर है। शौक लगा शौक लगा शौक लगा क्या? जी हाँ। और अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप भाई कहीं कुर्सी पे बैठ जाइए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक पूरी बुक है। अब बताओ। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक पूरी बुक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग से एक इतनी मोटी बुक आती है। मैं किसी स्पेसिफिक ऑथर को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, पर अपनी एक पर्सनल लाइकिंग पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ना चाहते हैं ना, जो मैंने प्रेफर किया है, कहने को तो बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी हुई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं दोज आर गैल्विन, सिल्वर स्कैच। ये हमारे दो राइटर्स हैं, ठीक है, ये हमारे दो राइटर्स हैं जिनकी बुक है। दोनों राइटर्स ने एक ही बुक लिखी हुई, गैल्विन गैगिन, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द थर्ड राइटर। 3 गैगने हैं शायद, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है इनका। एक थर्ड राइटर भी है। ये तीनों राइटर्स ने एक ही बुक लिखी है, दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑरेंज कलर का उनका कोई कवर होता था पहले, जो मैंने प्रीवियस एडिशंस पढ़े थे, और उसमें कुछ डायनासोर्स भी बने हुए थे। तो मेरे हिसाब से तो बाय फार बेस्ट बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, इन ऑथर्स की इतनी मोटी बुक है। और जो अभी ये प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना, वो बहुत ही डिटेल तरीके से एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। मेमोरी मैनेजमेंट पे एक पूरा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ, तो अभी तो आप मतलब ये समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बस छू के निकल रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। और हो भी क्यों ना, जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स, इतना हैवी और इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उस पर एक बुक बनना तो बनता है, बिल्कुल बनता है। चलिए आगे बढ़े। ये थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग हो गए थे, लेकिन ये बताना मुझे सही लगा आपको कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी इंटरेस्ट जग रहा है, तो आप चाहें तो उस बुक को रेफर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे उस बुक के बारे में पूछ सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बिल्कुल वहां पे शेयर कर सकते हैं। चलिए आइए, मेमोरी मैनेजमेंट। जब भी जहां भी मेमोरी लिखा हुआ हो, तो वहां समझ जाना कि हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूजुअली लिमिटेड। क्या है ये शब्द दिख रहा है यहाँ पे, ये जो शब्द है ना, बहुत ही भारी शब्द है भाई, बहुत ही भारी शब्द है, जो आप अधिकतर पढ़ते समय मिस कर देते हैं, स्किप आउट कर देते हैं। लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी हो या फिर मेन मेमोरी, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। आप अपनी भाषा में इसको रैम भी बोल लो। मैं जानती हूं अभी भी समझाने के बाद भी बहुत से बच्चे इसको रैम ही बोलते होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की हमेशा लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड से क्या सेंस है, स्मार्टफोन्स हैं सबके पास, होंगे, बिल्कुल होंगे, तभी आप हमको देख पा रहे हैं। अगर आपके पास आपका खुद का पर्सनल स्मार्टफोन भी नहीं है, तो आप अपने सिबलिंग्स का या अपने पेरेंट्स के स्मार्टफोन से हमको एक्सेस कर रहे होंगे, राइट? तो भाई स्मार्टफोन का जब भी कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है कि भाई इस फोन में है क्या, बताओ इसमें प्रोसेसर कौन सा है, कौन से वर्जन का है, और इस पूरे के पूरे स्मार्टफोन में जो मेन मेमोरी है या जो रैम है
वो कितनी है। तो आप बताएंगे आपके पर्टिकुलर सिस्टम की या आपने पर्टिकुलर फोन की मेमोरी। मैं चाहती हूं आप में से हर कोई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके स्मार्टफोन में कितनी रैम है। अगर नहीं पता है तो अभी बैक जाइए वीडियो में और अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए, वहां पे अबाउट फोन को आप प्रेस कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपके फोन में रैम कितनी है। चलिए जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कितनी कितनी रैम है। हाँ जी, तो क्या पिंच किया है कमेंट सेक्शन में लिखा है आपके स्मार्टफोन्स के, आपके रिस्पेक्टिव स्मार्टफोन्स के रैम कितने कितने जीबी हैं। मुझे उम्मीद है कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रैम का साइज लिखा होगा। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा कि उनके स्मार्टफोन्स में कितना जीबी रैम है, और कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो मुझे उम्मीद है अभी भी टाइम है, अपने स्मार्टफोन में इस वीडियो पे बैक जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे जाने के बाद अबाउट फोन आ रहा होगा, अबाउट फोन को प्रेस कीजिए और आप वहां पा सकते हैं अपने पर्टिकुलर हैंडसेट के कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर लिखा होता है कितनी जीबी रैम है आपके रिस्पेक्टिव स्मार्टफोन्स में। चलिए, तो क्या क्या आंसर्स होंगे, या तो कुछ आंसर ऐसा होगा 4 जीबी, कुछ आंसर्स होंगे 6 जीबी, अब तो भाई 8 जीबी फोन्स भी आने लगे हैं। यही है कि नहीं है भाई। तो इतनी ही रैम आपके स्मार्टफोन्स में होती है। और अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में भी 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, है ना। तो ऐसी ऐसी रैम्स आपके अलग अलग कंप्यूटर्स में देखने को अब मिल जाती हैं। जितना ज्यादा हैवी कंप्यूटर होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर होगा, उतनी ही ज्यादा जीबी की रैम आपके कंप्यूटर्स में या आपके रिस्पेक्टिव कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आपको मिलेगी। तो बोला क्या गया है कि रैम और मेन मेमोरी की जो साइज होता है वो यूजुअली लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, किसी फोन में अगर 4 जीबी रैम है, 4 जीबी का मतलब क्या हुआ? ये बात तो हम समझ चुके हैं कि भाई अगर किसी फोन में 4 जीबी रैम है, हम सबको पता है कि 1 जीबी किसके इक्वल होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी देखा है, चैप्टर नंबर 1 का बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी वाला पोर्शन अगर आपने पढ़ा है, तो आप सबको पता है 1 जीबी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एमबीज। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, 1 जीबी भाइयों बंधु किसके इक्वल होता है? हाँ जी मैम, 1 जीबी इक्वल होता है 1024 एमबी के। किसके? 1024 एमबी के। मतलब अगर मैं 4 जीबी रैम की बात करूं, 4 जीबी रैम की बात करूं तो क्या होगा? 1024 इंटू 4 MB। यही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 1024 इंटू 4 MB। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं 4 जीबी को कैसे लिख सकती हूं? मैं इसी 4 जीबी को कैसे लिख सकती हूं? मैं इसको लिख सकती हूं 4 इंटू 1 जीबी। लिख सकती हूं कि नहीं लिख सकती हूं भाई? बताओ। 4 जीबी को मैं 4 इंटू 1 जीबी लिख सकती हूँ। और 1 जीबी क्या होता है ये हमें बात पता चल गई है। 1 जीबी इज ऑलवेज इक्वल टू 1024 MB। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, इसको मैं ऐसे ही लिख सकती कि भाई 4 इंटू 1 जीबी की जगह 1024 क्या MB। तो अल्टीमेटली हुआ कितना? अल्टीमेटली 4 जीबी इज इक्वल टू हाउ मेनी MBs? अल्टीमेटली 4 जीबी इज इक्वल टू 4 जीबी, इसको मैं यहां लिख देती हूं क्योंकि हमारे पास वहां स्पेस नहीं है। 4 जीबी इज इक्वल टू 4 इंटू 1024 करो, कितना हुआ? 4 4 16, 4 2 8 9 0 4096। कितना? 4096। सिर्फ इतना जीबी का या इतना MB का ही रैम आपको मिला हुआ है। अब ये समझो, 4096 MB का रैम अगर आपको मिला हुआ है, इसकी आधी जगह तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्वायर करके रखता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपकी मेन मेमोरी में ही लोडेड रहता है, मेन मेमोरी में ही स्टोर रहता है, तभी जाके वो पूरे कंप्यूटर को मॉनिटर कर पाता है। यहां तक कि मेन मेमोरी को भी मॉनिटर करता है जिसके अंदर वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो 4096 की MB, 4096 MB का जो आपके पास रैम है, उसकी आधी जगह तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है। बाकी की बची हुई जगह पे यूजर के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं और उसी स्पेस में से CPU उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। बात सही है? बात तो लिखा यही है कि प्राइमरी और मेन मेमोरी का, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो प्राइमरी हो या मेन मेमोरी हो, उसका जो साइज होता है ना, वो यूजुअली लिमिटेड होता है। हैवी प्रोग्राम्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ स्टोर कराना इतनी कम स्पेस में पॉसिबल नहीं होता।
चलिए आइए, तो क्या किया जाए? द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव, एलोकेट एंड टेक, दैट इज फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस। क्या मतलब है इस बात का? सबसे जो मेन टास्क है मेमोरी मैनेजमेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है। क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। देखो भाई, पहली बात तो मेन मेमोरी के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है, तो भाई जिसके अंदर वो स्टोर्ड है, सबसे पहले तो पूरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कर्ता धर्ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लिया। अब जिसके अंदर स्टोर है, सबसे पहले तो उसी को वो मैनेज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? भाई पूरे कंप्यूटर को तो मैनेज कर रहा है, लेकिन जिसके अंदर स्टोर है उसी को मैनेज नहीं कर रहा है। मतलब कहते हैं ना कि अगल बगल तो सब देख लिया, जिस घर में रहते हो उसकी ही कंडीशन नहीं देखी, या कहते हैं ना जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मतलब जहां पे आपको जिस पर्टिकुलर मेमोरी ने, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट ने आपको जगह दी स्टोर होने के लिए, आप उसी को मैनेज नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना मेमोरी को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है, जिसके अंदर वो खुद स्टोर्ड है। चलिए कैसे करता है? मेमोरी मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, उसका सबसे पहला टास्क ये है टू गिव, एलोकेट, मतलब मेन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं उसको मेन मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है उनको सीपीयू को देना, समझो। और सीपीयू के द्वारा जो आउटपुट आ रहे हैं, सीपीयू के द्वारा जो आउटपुट आ रहे हैं वो वापस मेमोरी में लेकर आना। मतलब इज टू गिव, एलोकेट एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस। मतलब जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, देखो एक बात समझो, मेन मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन था, सीपीयू उसको लेके चला गया, वो एक प्रोसेस बन गया। जैसे ही सीपीयू उसको लेके जाता है, मेन मेमोरी के अंदर जो मेमोरी स्पेस था जहां पे वो प्रोग्राम था, वो खाली हो गया। लेकिन वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, क्योंकि सीपीयू उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके वापस उसका आउटपुट अपने रजिस्टर से लाकर मेन मेमोरी के उसी मेमोरी स्पेस पर रखता है। लेकिन एक बार यूजर को वो आउटपुट मिल गया तो उस मेमोरी स्पेस को खाली भी करना पड़ता है। तो सीपीयू को एक प्रोसेस को एलोकेट कराना और एक सीपीयू से एक प्रोसेस को डी एलोकेट कराने का काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एक मेमोरी में कोई एक इंस्ट्रक्शन कब तक जगह लेगा, मतलब एक इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी के अंदर आता है यूजर के द्वारा, तो उस इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी के अंदर स्पेस प्रोवाइड कराने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और एक मेन मेमोरी से किसी भी इंस्ट्रक्शन को वापस भेजने का, मतलब कि एक मेमोरी स्पेस को फ्री कराने का, कि उसमें अब कोई भी प्रोसेस नहीं है, वो फ्री है फॉर सम अदर इंस्ट्रक्शंस टू गेट स्टोर्ड। ठीक है? मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डी एलोकेशन, जो ये लिखा हुआ है ना, एलोकेट एंड टेक, दैट इज फ्री द मेमोरी। मतलब ये है कि दो चीजें होती हैं, जैसे सीपीयू एलोकेट होता है किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रोग्राम को, ऐसे ही मेमोरी भी, ऐसे ही मेमोरी भी क्या होती है? मेमोरी भी क्या होती है? मेमोरी भी होती है आपकी एलोकेट, और ये मेमोरी ही होती है आपकी क्या? डी एलोकेट। क्या होती है? डी एलोकेट। एक मेमोरी आपकी एलोकेट होती है और मेमोरी आपकी डी एलोकेट होती है। किसको? किसको भाई? किसको? प्रोग्राम को या फिर प्रोसेस को? अब ये मुझे आप बताएंगे। एक मेन मेमोरी एलोकेट होती है या डी एलोकेट होती है किसको? एक प्रोग्राम को या फिर एक प्रोसेस को? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एक मेमोरी का एलोकेशन एंड उसी मेमोरी का डी एलोकेशन किसके लिए होता है? एक प्रोग्राम के लिए होता है या फिर एक प्रोसेस के लिए होता है? जल्दी बताइए मुझे। चलिए, द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव, एलोकेट एंड टू टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस। देखो भाई, रनिंग प्रोसेसेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रनिंग प्रोसेसेस लिखा हुआ है। तो मेमोरी जो मिलती है ना, मेमोरी का एलोकेशन और मेमोरी का डी एलोकेशन प्रोग्राम को होता है। किसको होता है? प्रोग्राम को। भाई एक मेमोरी में, मैंने आपको क्या बताया था, एक मेमोरी में यूजर के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम स्टोर होता है, और यही इंस्ट्रक्शन और यही प्रोग्राम जब सीपीयू फेच करके ले जाता है, दैट इज सीपीयू एलोकेशन, तो यही प्रोग्राम, यही इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस बनता है। तो मेमोरी में जो एलोकेशन होगा किसका? मेमोरी की स्पेस का। एलोकेशन या डी एलोकेशन होता किसका है? मेमोरी स्पेस का। किसका? मेमोरी स्पेस का। मेमोरी में जो अलग अलग स्पेसेस होती हैं
उनको एलोकेट और डी एलोकेट किया जाता है। और किसको दी जाती है ये स्पेस? ये स्पेस दी जाती है आपके इंस्ट्रक्शंस को। किसको? इंस्ट्रक्शंस को या फिर प्रोग्राम को। इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जिनको हम आगे चल के रनिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे एलोकेशन और डी एलोकेशन में प्रोसेसेस लिखा हुआ है, लिखा यहाँ पे प्रोग्राम ही है। देखो ध्यान से, the main task of memory management is to give, that is allocate, or to take, that is free the memory from running processes मतलब ऐसे प्रोग्राम जो सीपीयू के पास हैं अभी एग्जीक्यूशन के लिए। लिखा ये प्रोग्राम ही है, सिर्फ प्रोसेसेस अगर लिखा होता तो ये गलत हो जाता। रनिंग प्रोसेसेस, एक प्रोग्राम एक रनिंग प्रोसेस होता है। क्लियर? जो आगे चल के जब सीपीयू को मिलेगा तो एक रनिंग प्रोसेस ही तो बन जाएगा। क्लियर? तो यहां देखो बच्चों को किस तरीके से घुमाया जाता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें लिखी जाती हैं और चेक करने के लिए कि बच्चा हर टॉपिक कितने ध्यान से पढ़ रहा है। ये चीज आप यहाँ पे अगर नहीं देखते, नहीं मगर मैं ऐसे पिन पॉइंट करती तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते कि मैम प्रोसेस तो कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाके बनता है, तो मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस कहां से आ गया? वो तो एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है। तो भाई रनिंग प्रोसेस की बात हो रही है, सिंगल प्रोसेस की बात नहीं हो रही है भाई। रनिंग प्रोसेस, एक प्रोग्राम आगे चल के एक रनिंग प्रोसेस ही तो बनता है। तो एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में जगह देने का काम, दैट इज एलोकेशन, और प्रोसेस होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद वाया द सीपीयू उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को उस मेमोरी स्पेस से हटाने का काम, दैट इज डी एलोकेशन। अब नया इंस्ट्रक्शन आएगा, क्योंकि देखो मेन मेमोरी की जो स्पेस है वो लिमिटेड है। अब फॉरएवर या पूरे लाइफ टाइम के लिए आप किसी एक इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी के अंदर स्टोर तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी होती है वॉलेटाइल इन नेचर, दैट इज टेम्पररी। जब तक एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा फेच नहीं किया जाता है तब तक वो मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही सीपीयू उसको फेच कर लेता है, मतलब उसे एलोकेट कर लेता है, खुद को एलोकेट करा देता है, एग्जीक्यूट कर लेता है, आउटपुट दे देता है, तो वही मेमोरी स्पेस उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को छोड़नी पड़ती है, डी एलोकेट करनी पड़ती है, वैकेंट करनी पड़ती है फॉर अदर इंस्ट्रक्शन टू गेट स्टोर्ड। क्लियर? तो मेन मेमोरी के अंदर जो मेमोरी स्पेस है उसको आप एलोकेट कर सकते हो या डी एलोकेट कर सकते हो फॉर एनी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम कमिंग फ्रॉम द यूजर। चलिए आइए, सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट अ टाइम, ये बात हम जानते हैं, there arises a need or to dynamically that is on the go allocate and free memory to the processes। ठीक है भाई? हाँ जी, तो भाई क्या पॉइंट देखा हमने देखा है सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट अ टाइम, ये बात हम सब जानते हैं कि एक वक्त पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक सीपीयू के द्वारा रन किए जा सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर एक सीपीयू है तो उसमें आ जाता है कि किस वक्त कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और अगर आपके कंप्यूटर में है मल्टीपल प्रोसेसर्स तो कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेसर को असाइन होगा ये भी डिसाइड किया जाता है आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो भाई यही लिखा हुआ है, सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस running at a time there arises a need to dynamically on the go allocate and free memory to the processes। भाई कोई भी प्रोसेस किसी भी प्रोसेसर को दिया जाए, किसी भी प्रोसेसर को दिया जाए, चाहे आपके सिस्टम में एक सिंगल प्रोसेसर हो या आपके सिस्टम में हो मल्टीपल प्रोसेसर्स, कोई भी सिनेरियो हो, सबसे पहला आपका कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन इससे पहले कि एक प्रोसेस बने फॉर अ सिंगल प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेसर्स, वो पर्टिकुलर प्रोसेस पहले एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होता है। एक कंप्यूटर में चाहे लाखों प्रोसेसर्स क्यों ना हो, मेन मेमोरी सिर्फ एक ही रहेगी। तो यही लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डायनामिकली ऑन द गो एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है। फ्री मेमोरी का मतलब क्या हुआ? किसी भी मेमोरी स्पेस को फ्री करना, मतलब डी एलोकेट कराना। आपका इंस्ट्रक्शन जब आया मेन मेमोरी के अंदर, एक इंस्ट्रक्शन जब मेन मेमोरी के अंदर आता है तो किस लिए आता है? इसलिए कि सीपीयू उसको फेच करके एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट भी आपके मेन मेमोरी के उसी स्पेस में आ जाता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि आपके मेन मेमोरी का वो मेमोरी स्पेस जहां से एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया गया था, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने के बाद किसी अदर मेमोरी स्पेस में उसका आउटपुट प्रोड्यूस करते।
हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है। मैक्सिमम केसेस में आपकी जिस मेमोरी स्पेस से इंस्ट्रक्शन को फेच किया गया है सीपीयू के द्वारा, उसका आउटपुट भी वहीं स्टोर किया जाएगा, और एक बार आउटपुट वहां पे आ गया, आपको विजिबल हो गया, वो मेमोरी स्पेस डीएलोकेट कर ली जाएगी फ्रॉम दैट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब उस इंस्ट्रक्शन का कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया। आया वो मेन मेमोरी में था ही इसलिए कि सीपीयू के द्वारा फेच किया जा सके। और हम सब जानते हैं कि मेन मेमोरी एक वॉलेटाइल, एक टेम्पररी मेमोरी है, जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉरएवर के लिए स्टोर नहीं होता। इसलिए एक मेन मेमोरी के अंदर allocation of a memory space to a program and an instruction and deallocation of the same memory space to a program and instruction always takes place। यही लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस एक बार में बहुत सारे प्रोसेसेस रन होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मॉनिटर करना। देखो, हमें पता है कि एक सीपीयू एक बार में किसी एक इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है, लेकिन मेन मेमोरी में एक बार में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सीपीयू कहने को एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को फेच करके एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन मेन मेमोरी के अंदर एक ही बार में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो जब मेन मेमोरी, जो कि एक लिमिटेड साइज की आती है, जब उसमें इतना ज्यादा भीड़ लगता है यूजर के इंस्ट्रक्शंस का, तो उन सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को एक्टिवली, ऑप्टिमली मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कराना और उसको मैनेज करके रखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन मेमोरी के अंदर जो यूजर स्पेस है, वहां पे कौन सा इंस्ट्रक्शन कितनी देर के लिए रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए वो दो प्रोसेसेस का इस्तेमाल करता है, दैट इज एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। मेन मेमोरी के अंदर एक इंस्ट्रक्शन एलोकेट कब होगा सीपीयू को और कब वो डीएलोकेट कर दिया जाएगा, इन दोनों ही फिनोमिनन की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज कर पाता है। क्लियर? तो मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, तो उसमें आप बोलोगे बाय एलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस टू एन इंस्ट्रक्शन एंड बाय डीएलोकेटिंग द सेम मेमोरी स्पेस फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन टू मेक इट वैकेंट एंड फॉर अदर इंस्ट्रक्शन टू गेट स्टोर्ड। ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज कर लेता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेसेस। अब अगर किसी एक प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट करा रहा है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, सीपीयू को एलोकेट कराने के बाद, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू उसका आउटपुट भी वापस उसी मेन मेमोरी के स्पेस में रख रहा है, ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक इंस्ट्रक्शन पे करने दे रहा है। तो जब ये काम होता है, तो बाकी के अदर इंस्ट्रक्शंस जो मेमोरी में स्टोर्ड हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं फॉर द सीपीयू टू एलोकेट टू देम, कि भाई ये एग्जीक्यूट हो जाए फिर सीपीयू हमको फेच करेगा। तो जब वो एक प्रोसेस पे या एक प्रोग्राम पे ये काम करा रहा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बाकी के अदर जितने भी प्रोग्राम्स, बाकी के अदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस, बाकी के अदर जितने भी आपके ये चीजें हैं, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग द अदर प्रोसेसेस व्हिच आर स्टोर्ड इन द सेम मेन मेमोरी। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो आपकी सेम मेन मेमोरी में अपने टर्न का वेट कर रहे हो फॉर सीपीयू फेचिंग, उनको बिना छेड़े, उन पे कोई भी असर ना आए, किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने देता है। देखिए इस पॉइंट को, बताइए ये चीज समझ आई है कि नहीं? चलो भाई, तो ये चीज समझ आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग द अदर प्रोसेसेस। मतलब एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस का एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ये जो काम है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन का जो ये काम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिना अदर जो हमारे प्रोसेसेस, हमारे या प्रोग्राम्स कह लीजिए, जो कि हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हैं, उनको बिना छेड़े ये काम करता है। चलो, that are already residing in the memory and once the process is finished, एक बार आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन जो फेच कर लिया गया सीपीयू के द्वारा, एक बार वो फिनिश हो गया, मतलब उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट सीपीयू ने दे दिया। एक बार जब सीपीयू ने ये काम कर डाला, इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक द मेमोरी स्पेस बैक फॉर रीयूटिलाइजेशन। मतलब ये पूरा पॉइंट बता रहा है प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन।
मतलब ये कि एक इंस्ट्रक्शन को जब सीपीयू फेच कर रहा है, अपने पास लेके जा रहा है, तो एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड कराने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी यूजर के इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में स्टोर कराता है और पहले से जो उस मेन मेमोरी में स्टोर्ड प्रोसेसेस हैं उन पे कोई भी असर नहीं होता। मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेशन प्रोसेस करता है तब मेन मेमोरी में ऑलरेडी रिसाइडिंग प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स पर कोई भी अफेक्ट नहीं आना चाहिए। एज वेल एज एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद सीपीयू जब उसका आउटपुट प्रोड्यूस करा देता है तो उस मेमोरी स्पेस को डी एलोकेट करना, मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन था जिसने वो मेमोरी स्पेस एक्वायर करके रखी थी, उस पर कब्जा करके रखा था, उसको उस इंस्ट्रक्शन से वापस लेना फॉर री एलोकेशन टू सम अदर इंस्ट्रक्शन, ताकि उसको आगे चल के आप किसी अदर आने वाली यूजर के इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेमोरी स्पेस हमारी बहुत लिमिटेड होती है। 4 GB की मेन मेमोरी है और इतने सारे प्रोसेसेस रखोगे तो भाई ऐसे ही चलेगा, शेयरिंग ही चल रही है कि भैया अभी तुम ले लो, तुम एग्जीक्यूट हो गए ना, तुम्हारा आउटपुट आ गया ना, अब इस मेमोरी स्पेस को खाली कर दो ताकि मैं भी इसमें अब आ सकूं। ये एक इंस्ट्रक्शन कह रहा है दूसरे इंस्ट्रक्शन से। क्लियर हुआ? तो एलोकेशन एंड डी एलोकेशन दो ऐसे फिनोमिनन हैं जिसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी को भी मैनेज करता है। चलिए, हेंस मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विथ मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी so that maximum memory is occupied or utilized by large number of processes while keeping track of each and every location within the memory as free or occupied। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब एलोकेशन और डी एलोकेशन करता है ना, तो वो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करते वक्त कौन सी मेमोरी स्पेस खाली है या कौन सी मेमोरी स्पेस खाली होने वाली है। जो मेमोरी स्पेस पहले से खाली है उसमें यूजर के नए इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने का काम, दैट इज एलोकेट कराने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जो मेमोरी स्पेस खाली होने वाली है उसको उसके पहले से स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन से डी एलोकेट कराना, उससे वापस लेने का काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो डी एलोकेशन एंड एलोकेशन आर द टू ऑपरेशंस व्हिच आर यूज्ड टू मैनेज द मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सिर्फ यही लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस चीज को और भी अच्छे से देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और क्लियर नहीं हुआ हो तो बता दीजिएगा मुझे। चलिए, तो भाई इसी के साथ हम आ चुके हैं इस सेशन के एंड पे। जी हाँ, आपने अगर स्टार्टिंग में देखा हो तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1। जी, मैंने यहाँ पे आपसे 2 फंक्शंस डिस्कस किए हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है दैट इज फंक्शंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रिमेनिंग 2 फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हैं हमारे फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं डिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी जानना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप डिस्क मैनेजमेंट को पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहां समाप्त हुई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं भाई। ये देखते जाओ, MangetBains.com आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज लेके आता है, क्वालिटी कंटेंट लेके आता है, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है भाई। फिलहाल ना इस स्टेज पे आपकी सिर्फ 2 जिम्मेदारी है। पहला, सब्सक्राइब कीजिए मैंगेटबेन्स के ऑफिशियल चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम आपके लिए इतना एफर्ट डालते हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट आपकी तरफ से भी तो बनता है। और क्या मांग रहे हैं, सिर्फ बेल आइकॉन को प्रेस ही तो करना है। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और बन जाइए मैंगेटबेन्स की अमेजिंग सी फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। और भाई MangetBains.com को विजिट कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका ही फायदा है। अभी मैंगेटबेन्स पे चल रहा है बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर, भाई मिल रहा है फ्लैट 15% डिस्काउंट। जी हाँ, मैंगेटबेन्स में मिल रहा है फ्लैट 15% डिस्काउंट। किस पे? किस पे? किस पे? ई नोट्स पे। जी, एग्जामिनेशंस नियर हैं, 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम्स आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे वक्त पे आपके टीचर्स का क्वालिटी कंटेंट और टीचर्स या मैंगेटबेन्स के द्वारा प्रोवाइडेड ई नोट्स ही काम आने वाले हैं। पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे 2-3 महीने में, तो भाई जाइए जल्दी से ब्राउजर्स को ओपन कीजिए और विजिट कीजिए www.mangetbains.com। वहां पे आप इजिली ग्रैब कर सकते हैं नोट्स को भी, और ई बुक्स भी मिल रही हैं। जी हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, रिविजन करना है, तो बुक्स मिल रही हैं ई बुक्स के फॉर्म में, जिसमें आपको मिलेंगे सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी।
तो सोच क्या रहे हैं? फटाफट से इस वीडियो को एंड करने के बाद जाइएगा अपने ब्राउजर्स में www.mangarbeans.com को वहां पे पिन कीजिए और इन सारी की सारी सुविधाओं का आनंद लीजिए। लेकिन जाते जाते इन टॉप कोर्सेज को देखते जाओ। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है। भाई मुझे सच में नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होगा जो आपको सीबीएसई बोर्ड वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ाएगा। कहीं चले जाओ आप, सीबीएसई को इंग्लिश मीडियम में ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग बाग पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सीबीएसई हिंदी मीडियम भी हम आपको देते हैं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्यों यहां वहां भटकते हो भाई? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे ऐसे टॉप कोर्सेज है ना जो आपको आपकी क्लासेस में आपके चूजन पाथ पे बिल्कुल इतनी ऊंचाई तक लेके जाएंगे कि आप खुद मैंगरबेन्स को थैंक यू बोलोगे। एक आपका ऑफलाइन स्कूल है जहां आप जाते हो, एक आपका ऑनलाइन स्कूल यही है। जी हाँ, क्लासेस केजी से लेके क्लासेस 12 तक पूरा फन पैकेज यहीं पे मिलेगा आपको। ई नोट्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं, बुक्स भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है और सेशन के बीच में तो बुक्स आपको मिलनेगी भी नहीं। ई बुक्स हम आपको दे रहे हैं अलग अलग साइट्स पे जाके अलग अलग बुक्स की प्राइसेस को टैली करने का क्या मतलब है? जब मैग्नेटबेन्स आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस ला रहा है, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट ला रहा है, वो भी फ्री, तो ई बुक्स भी लेके आए हैं। जी हाँ, ब्राउजर्स खोल के mangarbeans.com टाइप नहीं करना है, इतना कष्ट भी नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जा सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मिलेंगे आपको वो लिंक्स जिनको प्रेस करके आप mangarbeans.com के उस वेब पेज पे जंप कर सकते हो जहां पे बहुत सारे ई नोट्स एंड ई बुक्स मिल रहे हैं। और बार बार बोल रही हूं, अभी चल रहा है बहुत अच्छा ऑफर। फटाफट से इस वीडियो को खत्म कीजिए और जाइए mangarbeans.com पे। एग्जामिनेशंस नियर हैं, दरवाजे पे खटखट हो रही है, पता भी नहीं चलेगा दिवाली खत्म हो चुकी है भाई, न्यू ईयर आ जाएगा। और न्यू ईयर के बाद आपके जो टीचर्स हैं ना स्कूल वाले, वो आपसे कहेंगे कि बेटा एडमिट कार्ड आ रहा है, एग्जाम आ गया। तो भाई आप सीरियस हो जाओ। और भाई जाते जाते बोला तो है ही, फिर से बोल देती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए मैंगरबेन्स के ऑफिशियल चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये वीडियो आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा। बाय फार ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और बताती जाती हूँ कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि इससे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो फिलअप के फॉर्म में या ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में फंसना ही फंसना है, बिल्कुल फंसेगा। जाते जाते शेयर करते जाना इस वीडियो को, कज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पे, स्टे ट्यून्ड।